चलिए टाइम ऑफ सप्लाई स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा टाइम ऑफ सप्लाई का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन रहेगा। आप इसमें आपको सिचुएशन देंगे और आपसे पूछेंगे कि पर्टिकुलर सप्लाई का ड्यू डेट क्या है। मतलब देखिए ये टाइम ऑफ सप्लाई बना क्यों है, पहले उसको समझते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब कि इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, जब आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनती है। लेकिन सरकार को एक बात की चिंता रहती है कि वो जीएसटी कब आएगा, जीएसटी हमारे पास कब आएगा। तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपको उस डेट को पता लगाना है कि जब आपकी सप्लाई हुई है, ठीक है। तो उससे क्या पता चल जाता है, सरकार को पता चल जाता है कि इसकी ड्यू डेट क्या है, जब हमको जीएसटी मिलेगा, राइट। जैसे मान लीजिए अभी आपका रनिंग मंथ जो चल रहा है वो चल रहा है आपका कौन सा मंथ, नवंबर। अब ये नवंबर में कभी भी सप्लाई होगी, नवंबर के मंथ में कभी भी सप्लाई होगी, तो ऐसा नहीं है कि आज सप्लाई होगी तो आज ही सरकार के पास टैक्स पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये है कि 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक जब भी सप्लाई होगी, इसका जो भी टैक्स बनेगा, जीएसटी बनेगा, वो सरकार के पास कब पहुंचता है पता है आपको, कब पहुंचता है? उस मंथ का जो भी ऐसा लॉ में लिखा हुआ है कब जाएगा वो, ड्यू डेट पर। और ड्यू डेट इन जनरल ड्यू डेट क्या होती है पता है? 1 महीना जब खत्म होता है ना, उस महीने में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जितनी भी सप्लाई होगी, उसका जो जीएसटी का कलेक्शन होता है वो सरकार के पास 20 तारीख तक आता है अगले महीने की। यानी कि यहाँ पर यानी कि दिसंबर की अगर बात करें तो जब 20 तारीख होती है, जब हम GSTR 3B फाइल करते हैं, यहाँ पर GSTR 3B जब फाइल करते हैं तो वहाँ पर हमको जो कलेक्शन आपका जीएसटी में हुआ डीलर के पास, वो GSTR 3B के माध्यम से पेमेंट किया जाता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट यह है कि सरकार के पास जीएसटी कलेक्शन के लिए ड्यू डेट क्या दी जाए। तो ड्यू डेट मानी जाती है अगले महीने की 20 तारीख, इन जनरल, है ना। ऐसे इन जनरल बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली ड्यू डेट आपकी अगले महीने की 20 तारीख मानी जाती है। वहाँ पे सरकार के पास क्या पहुँचता है, टैक्स पहुँचता है, और सरकार उसी चीज़ का इंतजार करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर, जैसे नवंबर में है, अब नवंबर में कब है, 15 तारीख है, 16 तारीख है या 17 तारीख है, ये पता लगाना जरूरी है। लेकिन है तो वो नवंबर में, लेकिन ड्यू डेट क्या मानी जाएगी उसकी, नवंबर के बाद दिसंबर, 20 दिसंबर ड्यू डेट मानी जाएगी, जब उसका सरकार का उस पेमेंट पहुँचेगा, ठीक है। असेसमेंट तो नहीं बोलेंगे, इनकम टैक्स नहीं है ये, बट ये है कि हाँ एक तरीके से ये भी एक तरीके से असेसमेंट हुआ नवंबर का, और उसका पेमेंट कब हुआ, 20 तारीख को, राइट। तो ये ड्यू डेट है, और इस ड्यू डेट का पता लगाने के लिए पता कैसे चलेगा पता है आपको, जब आपको टाइम ऑफ सप्लाई पता हो। हमारा पूरा फोकस है ना ड्यू डेट निकालने पर है, जीएसटी की ड्यू डेट कब है, क्योंकि सरकार को इस चीज़ का इंतजार है कि जीएसटी हमारे पास कब आएगा, और वो तब पता चलेगा जब उसके टाइम ऑफ सप्लाई पता होगी। अगर मान लो आपने टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दी 15 नवंबर, तो ड्यू डेट आपकी बन जाएगी 20 दिसंबर। आपने टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दी 16 नवंबर, तो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी 20 दिसंबर। लेकिन अगर टाइम ऑफ सप्लाई आपकी कितनी थी, 30 अक्टूबर, आप समझ रहे हैं, 30 अक्टूबर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई थी, तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी, 20 नवंबर। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, यानी कि सीधे सीधे 1 महीने का डिफरेंस आ रहा है। सरकार को जितनी जल्दी पेमेंट आए उतना अच्छा है। तो इसलिए आपको बता दूं कि ड्यू डेट पता लगाने के लिए हमको ज़रूरी होता है कि टाइम ऑफ सप्लाई पता लगाएं। और टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए आप समझिएगा, हमें ड्यू डेट पता लगाने के लिए क्या पता लगाना पड़ेगा, टाइम ऑफ सप्लाई, कि ये अक्टूबर में हुई है या नवंबर में हुई है। अक्टूबर में हुई है तो 20 नवंबर, और नवंबर में हुई है तो 20 दिसंबर, ये ड्यू डेट हो जाएगी जब सरकार को जीएसटी मिलेगा। अब यहाँ पे सप्लाई 2 प्रकार की होती है, जैसा मैंने आपको बताया था। एक सप्लाई होती है गुड्स की, और एक होती है आपकी सर्विसेज की। तो यहाँ पे दोनों ही केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस अपन को पढ़ने हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन जो लिखे हुए हैं अंडर सेक्शन 12, 13 और 14, ये सेक्शन कवर करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन, ठीक है। सेक्शन 12, 13 और 14। तो सेक्शन 12 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 12 में लिखा हुआ है गुड्स के मामले में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, और सेक्शन 13 में लिखा हुआ है सर्विस के मामले में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि सेक्शन 12 पढ़ेंगे गुड्स के मामले में, और सेक्शन 13 पढ़ेंगे सर्विसेज के मामले में।
लेकिन अगर मैं सेक्शन 12 अकेला पढ़ा दूँ तो जैसे सेक्शन 12 के हैंगे 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6), वैसे के वैसे सेक्शन 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 13(5), 13(6) होंगे। यानी कि सिचुएशंस को हमें सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि एक बात होगी सेक्शन 12 में गुड्स के मामले में और सेक्शन 13 में बात होगी सर्विसेज के मामले में। तो अभी मैं इन सब के सेक्शंस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 12(5). आई थिंक कैमरे में आ रहा है, ये कैमरे में आ रहा है? 12(5) के बाद नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे कर। ओके, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, हल्का सा नीचे करिएगा। ठीक है, या एक काम करो, जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, आ गया। ठीक है, अब मैं बात करूं सर्विसेज के मामले में, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 13(5) और 13(6), राइट। अभी आप लोगों को मैं सेक्शन इसलिए लिखा देता हूँ तो आपको पता हो कि कहाँ तक कैसे पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो अभी अपन सेक्शन 12(1) की बात कर रहे हैं, तो 12(1) बहुत नॉर्मल चीज़ बोलता है, वो ये बोलता है कि गुड्स के मामले में लायबिलिटी कब पे की जाएगी टैक्स की, वो आपको निम्नलिखित प्रोविजंस यानी कि फॉलोइंग प्रोविजंस फॉलो करेंगे तब पता चलेगा। यानी 12(1) एक तरीके से कुछ भी काम का नहीं है, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स सेल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर दिस प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि लायबिलिटी तब अराइज की जाएगी जब आप यहाँ पे जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं इनको आप फॉलो करके टाइम ऑफ सप्लाई का पता लगा लें, राइट। तो कोई काम का नहीं है। ऐसे ही बात सेक्शन 13(1) में लिखी हुई है सर्विसेज के मामले में। क्या लिखा है? द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज सेल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर दिस प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि सेक्शन में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं, कौन से? 12(2), 12(3), 12(4), इसके अकॉर्डिंग आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है, इसके अकॉर्डिंग आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है। गुड्स के मामले में 12 में और सर्विसेज के मामले में 13 में। क्लियर है? तो अब देखते हैं सेकंड, यहां से आपको स्टार्ट होता है टाइम ऑफ सप्लाई की मेन प्रोविजन। सेक्शन 12(2) ये बात करता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत मतलब किसकी सप्लाई? गुड्स की सप्लाई, राइट। और ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगी, सर्विसेज की सप्लाई, राइट। 12(3) बात करता है आरसीएम के अंतर्गत टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। यानी कि ये अगर मैं बात करूं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का अगर केस बनता है तो वहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। और 13(3) में भी यही बात लिखी हुई है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। फिर 4th नंबर की जो है 12(4) की बात करें तो वहाँ पे लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं ये सब हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाउचर्स के केस में गुड्स के मामले में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी और सर्विसेज के मामले में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। सेम हम लोग है ना एक साथ 12 भी कर रहे हैं और 13 भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटीज़ हैं। इसके बाद 12(5) की हम बात करें तो 12(5) में बात हो रही है अदर केसेस। अदर केसेस क्या होंगे हम आपको अभी बता देंगे, राइट। अदर केसेस लिख लो बस खाली अदर केस में, और यहाँ पे लिख लीजिए अदर केस, ठीक है। इसके बाद 12(6) में बात आती है आपकी एडिशनल पेमेंट। एडिशनल पेमेंट लिख लीजिए खाली। अब एडिशनल पेमेंट किस बात का? जैसे मान लो आपने किसी को सप्लाई कर दिया और सामने वाला आपको पेमेंट नहीं कर रहा, तो आप उससे क्या बोलोगे? भाई आपने समय पे पेमेंट नहीं किया है, इसलिए आप मुझे इंटरेस्ट दीजिए, लेट फीस दीजिए, पेनल्टी दीजिए, या कोई भी आप नाम ले लें जिसको आप बोल सकते हैं एडिशनल पेमेंट। तो उस केस में इस एडिशनल पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये पता लगाने के लिए हमको ये चीज़ सेक्शन 12(6) पढ़ना पड़ेगा। एडिशनल पेमेंट और सेम 13(6) यानी सर्विसेज के मामले में भी एडिशनल पेमेंट्स, राइट। एडिशनल पेमेंट आप समझ चुके होंगे कि मतलब ये वो कंसेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल कंसेशन की बात नहीं हो रही है। ये वो जैसे कि आपको किसी से 50,000 रुपये लेने थे बट सामने वाले ने आपको पेमेंट नहीं किया, तो वो सामने वाले से आप क्या बोलोगे? सर आपने बहुत लेट पेमेंट किया है, डिलेट चार्ज चाहिए मुझे। डिलेट चार्ज आप तो आप उसको इंटरेस्ट समझ लीजिए, पेनल्टी समझ लीजिए, लेट फीस समझ लीजिए, जो समझना है वो समझ लीजिए, लेकिन हमारे लिए ये एडिशनल पेमेंट कहलाएगा। और एडिशनल पेमेंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी वो चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि 12(1) कुछ भी नहीं था, साधारण था। ये सिर्फ बोल रहा है कि आपको इस सेक्शन के अंतर्गत जो प्रोविजन है उसको फॉलो करते हुए टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है। ऐसे ही 13(1) भी बोल रहा है,
ठीक है, अब बात करते हैं 12(2) की। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे एक सप्लायर होता है। सप्लायर क्या करता है, सप्लायर रिसिपेंट को जो सप्लाई करता है, तो यहाँ पे आप समझिएगा सप्लायर क्या सर्विसेज दे रहा है या गुड्स दे रहा है। तो सेक्शन 12 की हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको हम, गुड्स। तो इसने क्या करा, सप्लाई क्या किया, गुड्स, और इसके बदले में इसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पेमेंट। क्या मिलेगा, पेमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये गुड्स इशू करेगा तो साथ में इस सप्लायर को एक टैक्स इनवाइस भी इशू करना पड़ेगा, राइट। तो इनवाइस बनाकर देना पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप इनवाइस। तो ये इनवाइस इशू करेगा और साथ में क्या करेगा, गुड्स सप्लाई करेगा। अब ये कह रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है गुड्स के मामले में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गुड्स जब भी आप सेल करोगे, रिमूव करोगे, रिमूव वर्ड बोलते हैं इसको, रिमूवल। अगर आपने अपने प्रेमाइसेस से रिमूवल किया तो आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टैक्स इनवाइस की। तो यहाँ पे डेट ऑफ सप्लाई यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाए, टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाए। तो रीजनिंग से साथ पढ़िएगा, इसको रटने की कोशिश मत करिएगा, आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आप जब भी कोई गुड्स को इशू करें यहाँ से, तो आप या तो इनवाइस पहले से बना के रख सकते हैं, पहले से बना के रख सकते हैं, या फिर रिमूवल के समय जब लास्ट डेट यानी रिमूवल जब होता है तो रिमूवल के समय तो आपको हर हाल में इनवाइस बनाना ही पड़ेगा। बिना इनवाइस के आप रिमूव नहीं कर सकते गुड्स को। आपको ये वाली बात पता है, अगर आपने बिना इनवाइस के गुड्स को रिमूव कर दिया ना, और अगर रास्ते में कहीं पकड़ा में आ गया, तो उस गुड्स को कॉन्फिस्केटेड किया जा सकता है, कब्जे में लिया जा सकता है, और उस पर आपको पेनल्टी भी है, टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत तरीका माना जाता है। आप कभी भी किसी गुड्स को आप रिमूव करें तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई की बात हो रही है तो हम इनवाइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे खाली। तो आप जब भी रिमूव करेंगे तो आपको इनवाइस बनाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 1 नवंबर 2023, राइट। लेकिन अगर इस मैं चाहूँ कि मैंने इस गुड्स का इनवाइस पहले ही की डेट को बना के रखा हुआ है, 30 अक्टूबर 2023 का बना के रखा हुआ है, तो मेरे पास दो डेट आ गई। डेट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई, इसलिए मैं डेट पे फोकस करूंगा। यहाँ पे गुड्स के मामले में एक डेट होगी इनवाइस बनाने की, इनवाइस कब इशू किया गया। दूसरा एक डेट होगी रिमूवल की, कि लास्ट टाइम क्या था जब रिमूवल हुआ, वो था 1 नवंबर 2023। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो रिमूवल की जो डेट होती है ना, उसको हम बोलते हैं लास्ट डेट ऑफ इनवाइस। क्या बोलते हैं हम, लास्ट डेट ऑफ इनवाइस। ये आपको इस तरीके से समझना होगा कि इनवाइस तो हर हाल में बनाना है रिमूवल से पहले पहले। या तो आप इनवाइस पहले बना लो, या फिर उस समय जब रिमूवल कर रहे थे तब बना लो। इसलिए बोलते हैं ना, एट द टाइम ऑफ रिमूवल और बिफोर इनवाइस इशू होना जरूरी है। और ये सब बातें कहाँ लिखी हुई हैं, हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 31, इनवाइस का एक चैप्टर है, वहाँ पढ़ेंगे। तो और हालांकि टाइम ऑफ सप्लाई और ये वाली जो इनवाइस का जो टाइम वाली बात है, तो उसमें मैंने अंडर सेक्शन 31 आपको अभी पढ़ाया नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि इनवाइस की डेट होती है वहाँ पर कि आपको इनवाइस कब इशू करना है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है ये सब बातें, ठीक है। वो नहीं, वो वाली चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है, उसको मत पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिंपल इनवाइस की बात कर रहा हूँ। तो इनवाइस की डेट यानी कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपको इनवाइस बनाना ही है। तो ये सब बातें किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, गुड्स के मामले में, ठीक है। अब एक डेट और आती है जब आपको पेमेंट मिलता है, पेमेंट रिसीव होने की डेट। तो मैं अगर देखा जाए तो पूरा एनालाइज करें तो इसमें 3 प्रकार की डेट आ रही है आपके पास। एक आ रही है डेट ऑफ इनवाइस, और एक आ रही है लास्ट डेट ऑफ इनवाइस, ठीक है, यानी रिमूवल की डेट, और एक आ रही है डेट ऑफ पेमेंट यानी पेमेंट रिसीव होने की डेट। तो डेट ऑफ पेमेंट यानी कि पेमेंट कब मिला आपको। तो देखो आप या तो देखिए पेमेंट कब मिला, मतलब कि पेमेंट की जो बात करी है उन्होंने, हर जगह गवर्नमेंट जल्दी करेगी, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि उसको जीएसटी का पेमेंट जल्दी से जल्दी चाहिए। तो वो चाहेगा कि जितनी जल्दी डेट आए, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 30 अक्टूबर को आती तो 20 नवंबर में पैसा मिल जाता, राइट। और यहाँ पे अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि नवंबर में डेट आ रही है तो ये दिसंबर में मिलेगा। तो सरकार हर एक जगह जल्दी करेगी, अर्लियर अर्लियर अर्लियर। तो आपको ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ये चीज़ है ना रटने में नहीं जाए इस समय। तो आप पेमेंट की डेट में भी बात करोगे तो पेमेंट भी 2 प्रकार से हो सकता है, या तो आपने बुक में एंट्री करी होगी, या एक्चुअल में वो बैंक में क्रेडिट हुआ होगा, या आपके पास वो क्रेडिट हुआ होगा, राइट।
तो जैसे चेक दे दिया सामने वाले ने पेमेंट, तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार की डेट हो सकती है, एक तो बुक डेट जब आपने रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होता है जो एक्चुअल में क्रेडिट हुआ हो, आपके बैंक में एक्चुअल में क्रेडिट हुआ। तो दो डेट हैं, तो इसमें से कौन सी डेट को डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे? जो अर्लियर हो। क्या बोला मैंने? जो अर्लियर हो, क्योंकि आपने बुक में एंट्री कर दी तो समझ लो डेट ऑफ पेमेंट आ गया, या फिर आपका पेमेंट क्रेडिट हो गया तो समझ लो डेट ऑफ पेमेंट आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा 3 प्रकार की डेट जो मैंने आपको बताई है, इन तीनों में जो जल्दी हो वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। तो जैसे इनवाइस की डेट हो गई, लास्ट डेट ऑफ इनवाइस हो गई, और बुक और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, यानी डेट ऑफ पेमेंट की डेट हो गई विच एवर इज अर्लियर। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि पहले डेट ऑफ पेमेंट को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, लेकिन एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 66 आई थिंक, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आने से क्या हो गया, उन्होंने क्या बोला पता है? कि पेमेंट आ जाए गुड्स के मामले में तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाएगी वो, क्योंकि एडवांस पे पहले चलता था नियम कि अगर पैसा पहले आ जाए और आपने सप्लाई नहीं करी तब भी टैक्स की लायबिलिटी मानी जाती है। लेकिन अब ये नोटिफिकेशन के जरिए उन्होंने क्या बोल दिया, नोटिफिकेशन नंबर मैं बता देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है ये रूल, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 ये बताता है कि अगर आपका पेमेंट आ जाए गुड्स के मामले में, ध्यान से पढ़िएगा, गुड्स के मामले में, सर्विसेज के मामले में नहीं। सर्विसेज के मामले में तो आज भी डेट अगर पेमेंट पहले आ जाए ना तो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अभी ये जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, ये आया था 15/11/2017 को, 15/11/2017 को, और ये नोटिफाइड कर दिया कि अगर गुड्स की सप्लाई के अगेंस्ट में अगर आपको एडवांस मिल रहा है तो वो टाइम ऑफ सप्लाई मत देखना, वहाँ पे जीएसटी की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, राइट। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो गुड्स के मामले में इस डेट ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। सर्विस किस में होगा? हाँ, सर्विस किस में होगा वो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं उसकी, अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ 12 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अब आपके पास बची कितनी, 2 डेट, इनवाइस डेट और लास्ट डेट ऑफ इनवाइस विच एवर इज अर्लियर। तो ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। तो अभी इसमें मैंने जो समझाया है, अगर एक जगह ये चीज़ समझ में आ जाती है तो अगली चीज़ें, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे समझ में जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेट के बारे में समझा रहा हूँ मैं। एक तो इनवाइस की डेट इशू करना, एक लास्ट डेट ऑफ इनवाइस और एक डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंस अब नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 जो कि 15/11/2017 को आया था, उसमें साफ लिख दिया कि पेमेंट अगर रिसीव हो रहा है तो हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी यदि वो पेमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स के अगेंस्ट में हो, राइट। सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सप्लाई ऑफ गुड्स के अगेंस्ट में हो। तो यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंट्स। पहला है सेक्शन 12(2) टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज, मैं मटेरियल से पढ़ रहा हूँ। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। मैंने कहा था ना कि जो भी घटना पहले होगी, सरकार को जल्दी है ना, जो भी पहले होगा आपको टाइम सप्लाई मान लेंगे। तो लिखा है पहला द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस बाय द सप्लायर, यानी डेट ऑफ इनवाइस आप समझ सकते हैं क्या होता है। दूसरा द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवाइस विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 31 के अंतर्गत जो लास्ट डेट दिखाई जाती है, यानी कि रिमूवल के समय आपको एनी हाउ रिमूवल के समय तो इनवाइस बनाना ही पड़ेगा, राइट है, बिना उसके आप रिमूव नहीं कर सकते गुड्स को। फिर है द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई इज नॉट रिलेवेंट लिखा हुआ है, देखो आप लिखा है नॉट रिलेवेंट। वो नॉट रिलेवेंट इसलिए लिखा है क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि डेटा पेमेंट की इंपॉर्टेंस अब यहाँ पे गुड्स के मामले में खत्म हो गई है। टेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द रजिस्टर्ड पर्सन हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 shall pay the central tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12(2)(a). That is the date of issue of the invoice by the supplier or the last date on which he is required under section 31(1) to issue the invoice with respect to the supply. Therefore, no GST is payable on advances received against supply of goods. ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स के अगेंस्ट में अगर पेमेंट आता है तो अब हमारे लिए कोई काम का नहीं, उस पर कोई जीएसटी की लायबिलिटी बन ही नहीं सकती। इसलिए ये डेटा पॉइंट वाला जो पॉइंट है, डेटा पेमेंट वाला, ये पॉइंट हट गया है। हाउएवर बेनिफिट ऑफ दिस नोटिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट सर्विसेज में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ गुड्स के लिए है, राइट। इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक मैं आज पढ़ा रहा हूँ, इसके आगे का एक पॉइंट और है 1000 वाला, वो मैं आपको आगे क्लियर करूँगा, और उसके कुछ और फर्दर पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर करूँगा आगे, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, चलिए ओके, बाय बाय।